हेलो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सबको? ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। लास्ट लेक्चर हमने एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला स्टार्ट किया था, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक्चुअली मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हमें मॉलिक्यूलर मास चाहिए। ओके, नाउ मॉलिक्यूलर मास जो है वो या तो डायरेक्टली दे देंगे या फिर इनडायरेक्टली देंगे। तो इनडायरेक्टली वो देते हैं वेपर डेंसिटी के फॉर्म में। ओके, तो हम अभी डेंसिटी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, डेंसिटी ऑफ गैस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ी देर में थोड़ा वेट कर लेते हैं। स्टार्ट करें? तो देखो, ऑब्वियसली डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है अपने पास मास बाय वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम।
नाउ आगे तुम ऐसे स्टेट चैप्टर में हमारे पास एक इक्वेशन होता है आइडियल गैस इक्वेशन। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ओके, इसमें पी जो है वो प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स हो गए, आर जो है वो गैस कांस्टेंट है, टी जो है वो टेम्परेचर है। ओके, सो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जो है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है। नाउ यहाँ पर हम देखो क्या कर सकते हैं, पी इज इक्वल टू मतलब पीवी इज इक्वल टू स्मॉल एम बाय कैपिटल एम इंटू आर टी लिख सकते हैं ना। स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम हो गया मास और कैपिटल एम हो गया मोलार मास, है ना। नंबर ऑफ मोल्स को हम मास डिवाइडेड बाय मोलार मास लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। ये जो है स्मॉल एम ये क्या है, मास या वेट, और कैपिटल एम जो है ये क्या है, मोलार मास। ओके, लिख सकते हैं ना नंबर ऑफ मोल्स को वेट डिवाइड बाय मोलार मास। तो अब देखो क्या कर सकते हैं, कैपिटल एम को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके अगर चले जाए, कैपिटल एम को लेफ्ट हैंड साइड ले जाए और वी को राइट हैंड साइड ले जाए, तो इसको क्या लिख देंगे हम, इसको हम लिख देंगे पी इंटू कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन वी इंटू आर टी। नाउ देखो स्मॉल एम अपॉन वी क्या हो गया, स्मॉल एम अपॉन वी क्या हो गया, मास बाय वॉल्यूम हो गया ना। एंड व्हाट इज मास बाय वॉल्यूम, व्हाट इज मास बाय वॉल्यूम, इट इज डेंसिटी। ओके, तो फॉर्मूला क्या आ गया दूसरा, हमारे पास दूसरा फॉर्म आ गया पीएम इज इक्वल टू डी आर। ओके, तो ये आइडियल गैस इक्वेशन का एक फॉर्म ये है और दूसरा फॉर्म ये है, ये दो फॉर्म होते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, पहला फॉर्म जो है वो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स है एंड दूसरा फॉर्म जो है वो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। ओके, तो आगे वैसे इसको हम गैसेस के चैप्टर में भी बताएंगे, बट थोड़ा सा हम यहाँ पर बता रहे हैं बिकॉज डेंसिटी देख रहे हैं हम। तो लिखो फिर आगे चलते हैं। हो गया सबका। ओके, नाउ तो पीएम इक्वल टू डी आर टी, तो यहाँ से डी क्या हो गया, तो ऑब्वियसली डी इज डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी डी इज इक्वल टू पीएम बाय आर। ओके, तो डेंसिटी आ गया हमारे पास पीएम बाय आर टी। नाउ अब हम यहाँ पर हम लेंगे रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी देखो क्या है, रिलेटिव डेंसिटी मतलब एक का डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू दूसरे का डेंसिटी। ओके, तो रिलेटिव डेंसिटी
इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस 1 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ गैस 2, मतलब एक गैस का डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू दूसरी गैस का डेंसिटी। ठीक है, तो अब देखो P और RT सेम है, P और RT दोनों गैसेस का क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं D1 बाई D2, तो D1 बाई D2 क्या होगा, P इंटू M1 अपॉन RT इंटू P इंटू M2 अपॉन RT। तो यहाँ पर देखो P और RT तो कैंसल आउट हो गए ना, तो D1 बाई D2 क्या आया बताओ, ये आ गया M1 बाय M2, मतलब मोलार मास का रेशियो। ओके, तो डेंसिटी का रेशियो इज नथिंग बट मोलार मास का रेशियो। क्लियर है क्या? रिलेटिव डेंसिटी जो है ये क्या हो जाता है, डेंसिटी का रेशियो हम बोल सकते हैं मोलार मास का रेशियो। एक गैस का डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू दूसरी गैस का डेंसिटी अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मोलार मास का रेशियो लेना पड़ेगा। ओके, अब इसी टाइप से हमारे पास यहां पर आता है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी इज ऑल्सो रिलेटिव डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी जो है इट इज डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये स्पेसिफिक है थोड़ा, किसी भी गैस का डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस का डेंसिटी। तो ऑब्वियसली डेंसिटी का रेशियो क्या हो जाता है, मोलार मास का रेशियो ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज मोलार मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट इज मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन, इट इज 2, है ना। तो क्या हो गया ये, मोलार मास ऑफ गैस डिवाइड बाय 2। ओके, तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाता है, बेसिकली किसी भी गैस का मोलार मास डिवाइड बाय 2। ओके, किसी का अगर मुझे वेपर डेंसिटी निकालना है तो क्या होगा, मोलार मास डिवाइड बाय 2 होगा। ओके, यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलार मास ऑफ गैस डिवाइड बाय 2, या फिर अगर वेपर डेंसिटी पता है तो मोलार मास आ सकता है। तो मोलार मास इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। समझ आया क्या? तो एक्चुअली मैं जैसा बता रहा था तुम्हें कि जब हम एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे तो या तो हमें वो मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली दे देगा या फिर इनडायरेक्टली देगा। तो इनडायरेक्ट तो कैसे देगा, इन टर्म्स ऑफ वेपर डेंसिटी, वो हमें वेपर डेंसिटी दे देगा। अगर वेपर डेंसिटी दे दिया तो ऑब्वियसली उसका 2 टाइम्स क्या होगा, मोलार मास हो जाएगा ना। ओके, तो वेपर डेंसिटी दिया तो मोलार मास निकाल सकते हैं, मोलार मास दिया है तो वेपर डेंसिटी निकाल सकते हैं। हो गया सबका? ओके, नाउ चलो क्वेश्चन लेते हैं। तो फाइंड डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन विद रिस्पेक्ट टू हीलियम। ऑक्सीजन का रेस्पेक्ट डेंसिटी निकालो विद रिस्पेक्ट टू हीलियम।
दक्ष राहुल करेक्ट है। प्रियस करेक्ट है। कशिश करेक्ट है। शौनक करेक्ट है। आहान करेक्ट है। प्रियस डेंसिटी का रेशियो है ना, तो डेंसिटी का रेशियो का तो कोई यूनिट नहीं होगा, यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी है ना, मतलब एक का डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू दूसरे का डेंसिटी, ठीक है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर रेशियो नहीं है देन वो तो डिपेंड करता है कुछ, मतलब हमने यूनिट कौन सा लिया है, अलग अलग यूनिट में हो सकता है वो। ऑब्वियसली ऐसा यूनिट की बात करोगे देन इट इज केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का रेशियो मतलब डेंसिटी जो है वो किसी भी यूनिट में आ सकता है। इट कैन बी इन ग्राम पर एमएल, ठीक है, जनरली ग्राम पर एमएल में हम लेते हैं, बट ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो केजी पर मीटर क्यूब होगा। यस वृष्टि, मृदुल करेक्ट है। तो देखो डेंसिटी ऑफ O2 विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हीलियम, तो जैसा मैंने बताया डेंसिटी का रेशियो इज नथिंग बट मोलार मास का रेशियो। सो मोलार मास ऑफ O2 डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ हीलियम करता। व्हाट इज मोलार मास ऑफ O2? इट इज 32 एंड व्हाट इज मोलार मास ऑफ हीलियम? इट इज 4। तो क्या आ गया? 8 आ गया। क्लियर है क्या? ओके, तो ये हमारे पास हो गया एक गैस का डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू दूसरी गैस का डेंसिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डिटरमाइन, एक मिनट, चलो, ए गैस of 5.6 liter at NTP weighs 16 gram. Determine its vapor density. ठीक है, एक गैस है जिसका एनटीपी पर वॉल्यूम 5.6 लीटर और वहां पर उसका वेट जो है इट इज 16 ग्राम। तो हमें वेपर डेंसिटी निकालना है। यस राहुल करेक्ट है। नो प्रियस रॉन्ग है। आहान करेक्ट है। वृष्टि करेक्ट है।
शौनक करेक्ट है, मृदुल रॉन्ग है। यस मृदुल, नाउ इट इज करेक्ट। कशिश रॉन्ग है। यस कशिश, नाउ इट इज करेक्ट। यस प्रेस करेक्ट है। तो देखो हमारे पास 5.6 लीटर दिया है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग वेट डिवाइड में मोलार मास कर रहे हैं। ठीक है, बोले यार वेट जो है 16 ग्राम डिवाइड में मोलार मास कर दिया, तो यार वो वेपर डेंसिटी थोड़ी है, वो तो डेंसिटी आएगा। हमें वेपर डेंसिटी निकालना है। ओके, तो वेपर डेंसिटी कैसे आ सकता है, मोलार मास से आ सकता है। ओके, तो पहले मोलार मास निकालो ना। मोलार मास कैसे निकाल सकते हैं, देखो तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे यार, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे एनटीपी वाले फॉर्मूले से 5.6 डिवाइड बाय 22.4, एंड सेम नंबर ऑफ मोल्स होंगे वेट वाले फॉर्मूले से, मतलब 16 डिवाइड बाय मोलार मास, है कि नहीं। तो यहां से देखो मोलार मास कितना आया, यहां से मोलार मास जो है वो 64 आ गया। ओके, यहां से मोलार मास कितना आ गया, 64। तो मोलार मास 64 आ गया, तो वेपर डेंसिटी क्या होता है यार, इट इज मोलार मास बाई 2। तो कितना आ गया, 64/2, दैट इज 32। क्लियर है क्या सबको।
ओके, तो ये हमने वेपर डेंसिटी देखा है कि कैसे वेपर डेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हमें वेपर डेंसिटी दिया तो मोलर मास भी निकाला जा सकता है ऑब्वियसली 2 टाइम्स करके। ठीक है, तो इसका हम आगे यूज करेंगे अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वगैरह निकालने के लिए। तो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो तो बता दिया, बट एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे आएगा पहले वो देख लेते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, तो देखो इसके लिए हम एक टेबल बना सकते हैं। तो उस टेबल में फर्स्ट कॉलम जो है उसमें हम लिख देंगे एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट है। ठीक है, सेकंड कॉलम जो है उसमें हम लिखेंगे एलिमेंट्स का परसेंटेज या वेट। ठीक है, या तो परसेंटेज दिया होगा या वेट दिया होगा एलिमेंट का। देन उससे नेक्स्ट कॉलम में हम उनका लिख देंगे एटॉमिक मास। फिर उससे नेक्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोल्स बेसिकली, तो वो कैसे आ सकते हैं, वेट डिवाइड बाय एटॉमिक मास वगैरह करके। ठीक है, या परसेंटेज भी एक तरह से वेट ही हो गया, बट वो परसेंटेज क्या है, 100 ग्राम में वेट है। ओके, देन इससे नेक्स्ट वाले कॉलम में हम लेंगे सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम। एंड लास्ट कॉलम में हम लेंगे होल नंबर रेशियो। ठीक है, लास्ट कॉलम में क्या आएगा, होल नंबर रेशियो आएगा। ओके, तो ये हमारे पास इस टाइप से एक टेबल बनाएंगे। तो एक एग्जांपल लेके हम इसको तुम्हें अच्छे से समझा देते हैं। मान लो हमारे पास दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट है ए और दूसरा एलिमेंट है मान लो बी। ओके, ये जैसा एग्जांपल ले रहे हैं। दोनों का मान लो परसेंटेज जो है वो 50-50 है। दोनों का परसेंटेज क्या है, 50-50। एक का एटॉमिक मास मान लो 5 है, एग्जांपल लिया है। ठीक है, एक का एटॉमिक मास मान लो 5 है और दूसरे का एटॉमिक मास मान लो 20। ओके, नाउ रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, तो देखो 50 वेट हो गया एक तरह से, है ना। तो 50 वेट हो गया डिवाइड बाय 5, तो कितने मोल्स आ गए, 10 आ गए। एंड यहाँ पर 50 वेट है डिवाइड बाय एटॉमिक मास 20, तो कितना आ गया, 2.5 आ गया। ओके, अब ऐसे नेक्स्ट वाले कॉलम में हमें क्या निकालना है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम। तो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स के लिए क्या करोगे, इधर जो लिस्ट वैल्यू है उससे डिवाइड कर दो। इधर सबसे छोटी वैल्यू जो है उससे सबको डिवाइड कर दो। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या 2.5 है ना, तो उससे सबको डिवाइड कर दो। तो 10/2.5 एंड 2.5/2.5, तो कितना आ गया, 10/2.5 आया 4 एंड ये आ गया 1। तो जनरली ये वाला जो है ये होल नंबर रेशियो भी आ जाएगा, लेकिन अगर ये होल नंबर नहीं आता, जैसे मान लो ये आता 4.5 एंड 1, तो इसको होल नंबर कैसे बनाते हैं यार, 4.5 एंड 1 अगर आता है ये डिवाइड करके तो होल नंबर कैसे बनाते, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते तो होल नंबर आ जाता है ना, मतलब 9 एंड 2 आ जाता है। ओके, लेकिन ऑलरेडी ये होल नंबर है तो यहाँ पर ऐसा करने की हमें जरूरत नहीं है। तो अगर होल नंबर नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट कॉलम में उसको होल नंबर बना देंगे। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी होल नंबर आ रहा है, तो इट इज 4 एंड 1। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा, जो लास्ट में रेशियो आया होल नंबर रेशियो, दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, मतलब A4B, इट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर है क्या। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले कॉलम में हमने क्या लिखना है, फर्स्ट वाले कॉलम में हम लेंगे एलिमेंट, सेकंड कॉलम में लेंगे परसेंटेज दिया तो परसेंटेज, वेट दिया है तो वेट। उससे नेक्स्ट वाले कॉलम में एटॉमिक मास, एलिमेंट्स का यहाँ पर सब हमने एग्जांपल लेके एज्यूम किया है। ठीक है, तो इतना पार्ट हमने यहाँ पर क्या एज्यूम कर लिया, या इतना पार्ट एक तरह से दिया हुआ है मान लो। ठीक है, तो इसको निकाल के बाद में क्या करेंगे, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो वो कैसे आएगा, ऑब्वियसली मोल्स ही है बेसिकली, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोल्स है। तो मोल्स कैसे निकाल सकते हैं, वेट डिवाइड बाय एटॉमिक मास। तो एक तरह से ये वेट हो गया एंड ये एटॉमिक मास हो गया, तो वेट बाय एटॉमिक मास इज 10। सिमिलरली ये वेट डिवाइड बाय एटॉमिक मास कर देंगे तो ये मोल्स आ गए। ना ये मोल्स आ गए तो इनका सिंपलेस्ट रेशियो निकालना। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे आ सकता है,
जो लिस्ट वैल्यू है, जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे डिवाइड कर दो। सबसे छोटी वैल्यू क्या है 2.5, तो उससे सबको डिवाइड कर देंगे। 10/2.5, 2.5/2.5, तो क्या आ गया 4 and 1 आ गया। ये तो होल नंबर रेशियो है, तो होल नंबर रेशियो तो एज इट इज लिख देंगे। लेकिन अगर ये होल नंबर रेशियो नहीं होता, जैसे मैं बता रहा हूँ कि 4.5 and 1 होता, तो होल नंबर बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते, तो 9 and 2 आ जाता। ओके, बट ऑलरेडी होल नंबर है तो ऐसा नहीं करेंगे। एंड जिस रेशियो में हमारे पास लास्ट में आइटम्स आए उसी रेशियो में फॉर्मूला कर देंगे, मतलब A4B। क्लियर है सबको? दैट परसेंटेज इज नथिंग बट वेट ऑफ एलिमेंट इन 100 ग्राम। अगर टोटल हमारे पास कंपाउंड जो है वो 100 ग्राम है, तो जो परसेंटेज है वही वेट हो गया ना भाई। समझ आई नहीं आया? जैसे मान लो हमें यहाँ पर 50-50% दिया है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम 100 ग्राम पूरा वेट लेते हैं, पूरा कंपाउंड का वेट अगर हम 100 ग्राम लेते हैं, तो उसमें 50 ग्राम ए है और 50 ग्राम बी। समझ आई नहीं आया? हाँ तो भाई अगर कंपाउंड 100 ग्राम नहीं है तो भी परसेंटेज तो वही रहेगा ना भाई। जैसे कंपाउंड जो है मान लो 300 ग्राम है, कंपाउंड क्या है 300 ग्राम है, लेकिन उसमें 50% ये है 50% ये है, ठीक है, दोनों 50-50% तो हो ही सकते हैं ना। ओके, तो वेट जो है, ये देखो हमने क्या लिखा परसेंटेज और वेट, तो या तो तुम्हें परसेंटेज दिया जा सकता है, तो इस क्वेश्चन में परसेंटेज दे दिया, इस क्वेश्चन में क्या दे दिया, एक तरह से परसेंटेज दे दिया 50-50%, या फिर हो सकता है वेट दे सकता है, जरूर नहीं परसेंटेज ही दे, हो सकता है वो दोनों एलिमेंट का वेट दे दे। ओके, दैट्स व्हाई हमने परसेंटेज और वेट लिखा है। ये जो परसेंटेज है एक तरह से वेट ही हो गया इन 100 ग्राम, बट कंपाउंड का वेट भी दिया जा सकता है। यहाँ पर परसेंटेज ना देके वो वेट भी दे सकता था कंपाउंड का। मान लो वो बोल देता कि एक का 150 ग्राम है, एक का 150 ग्राम, समझाया? हो सकता है दोनों का वेट दे देता 150-150। बोलो। सर अगर 300 सपोज होता तो 50% ऑफ 300 तो 150 आएगा, फिर हम 150 को 5 से डिवाइड करना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। अगर वो मान लो हमें परसेंटेज ना देके, वो मान लो ऐसे देता, वो क्या बोलता कि परसेंटेज नहीं दिया, वो क्या बोलता वेट देता, मान वो मैं दोनों का 150-150 ग्राम दे दिया, देन स्टिल वही सेम चीज करते। 150 मतलब ये सॉरी नेक्स्ट वाले कॉलम में 150/5 एंड इधर 150/20, तो ये कितना आता, दिस इज 30 एंड ये कितना आता, ये अपने पास कितना आता 7.5 है ना। यस यस सर। हाँ तो अभी फिर से वही सेम चीज करो, जो लिस्ट वैल्यू से डिवाइड करो, ठीक है, तो सेम ही आंसर आता। सर लेकिन अगर हमको सिर्फ 50% दिया हुआ है तो हमको कैसे पता कि 100 ग्राम ही एटम होगा, 100 ग्राम ही पूरा कंपाउंड होगा। अरे परसेंटेज अगर दिया भाई तो परसेंटेज में तो 100 ही होता है ना यार। ओके ओके सर। जब जब हमें परसेंटेज की बात की गई है तो पूरा मिला के तो 100 ही होगा ना वो। यस सर, तो हम अज्यूम करें 100 ग्राम एटम तो 100 ग्राम्स ऑफ द कंपाउंड नहीं इज। देखो, अगर अगर परसेंटेज दिया है, अगर परसेंटेज दिया तो परसेंटेज लो, ठीक है। इस कॉलम में क्या लेना है, अगर एलिमेंट का परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज लेना है, अगर एलिमेंट का वेट दिया तो वेट लेना है। इसलिए हमने यहाँ पर और लिखा ना, या तो परसेंटेज लिखेंगे या वेट लिखेंगे, क्या उसके हिसाब से। ओके सर ओके। समझ आया? अगर परसेंटेज गिवन है तो परसेंटेज लिखेंगे, अगर वेट गिवन है तो वेट लिखेंगे। प्रोसीजर आगे का सेम रहेगा, चाहे परसेंटेज दिया है या वेट दिया है, दोनों केस में हम क्या करेंगे, इस वाले कॉलम को इस कॉलम से डिवाइड करेंगे तो ये कॉलम आ जाएगा। समझ आया? ओके, तो चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा ये। यस अक्षत, वही मैं बोल रहा था, अगर सिंपलेस्ट रेशियो जो है वो होल नंबर नहीं आता है और डेसिमल में आता है तो उसे होल नंबर बनाना पड़ेगा। होल नंबर बनाना पड़ेगा। त्रिसा जरूर नहीं है 2 से ही मल्टीप्लाई करे, वो डिपेंड करेगा हमें कैसा दिया हुआ है।
हमें होल नंबर बनाना पड़ेगा, मतलब किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि होल नंबर बन जाए। वो जरूर नहीं 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़े, हो सकता है किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके आ रहा हो। ओके, हमने एग्जांपल जस्ट 2 वाला बताया था। मतलब राउंड ऑफ एकदम बहुत ज्यादा राउंड ऑफ नहीं कर सकते श्रीता, एकदम पास में है तो हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर आया 4.05 ऐसा आया तो उसको 4 ले सकते हैं, इतना राउंड ऑफ कर सकते हैं, समझ आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि यार ये 4.2 आया तो इसको 4 ले लिया, ऐसा नहीं कर सकते। ओके, जैसे मान लो ये 4.2 आया तो हम क्या करेंगे बताओ, 4.2 आया तो किससे मल्टीप्लाई करें कि इंटीजर हो जाए। 4.2 आया तो 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो ये 21 आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया। ओके, तो इस टाइप से करेंगे। एकदम पास में तो राउंड ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे 4.2 अगर आ गया तो थोड़ा बड़ा वैल्यू मतलब डिफरेंस आ गया तो राउंड ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन लेते हैं। डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला of a compound having 80% carbon and 20% hydrogen. Molecular mass of compound is 30. ठीक है, मॉलिकुलर मास 30 दिया है एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालना है, और कंपाउंड में कार्बन 80% है, हाइड्रोजन 20% है। यस प्रियस, करेक्ट है। राहुल करेक्ट है। कशिश करेक्ट है। मृदुल रॉन्ग है। मधुकर करेक्ट है। मिहिका करेक्ट है। यस मृदुल, नाउ इट इज करेक्ट। आन करेक्ट है।
हाँ सोना करेक्ट है। वृष्टि दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए। तो चलो करा देते हैं। तो प्रीता दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, हमें मॉलिक्यूलर चाहिए। वृष्टि करेक्ट है। तो देखो फर्स्ट वाले कॉलम में एलिमेंट आएंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन, दो एलिमेंट है। नेक्स्ट वाले कॉलम में हमने क्या लिखा था, परसेंटेज या वेट, यहाँ पर परसेंटेज दिया तो 80 एंड 20। नेक्स्ट वाले कॉलम में एटॉमिक मास 12 एंड 1। नेक्स्ट वाले कॉलम में क्या था, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, मतलब परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। दिस इज 20 एंड ये कितना हुआ, दिस इज 6.66। देन लिस्ट वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा, तो 6.66 डिवाइड बाय 6.66 दैट इज 1 एंड दिस इज 20 डिवाइड बाय 6.66 दैट इज 3। तो इट इज ऑलरेडी होल नंबर रेशियो, एज इट इज लिख देंगे। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हुआ, इट इज CH3। ओके, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या हो गया, 12 प्लस 3 दैट इज 15। तो n की वैल्यू क्या आएगी, n कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास, इट इज गिवन एज 30। तो 30 डिवाइड बाय 15 तो कितना आ गया, 2 आ गया ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3 into 2 दैट इज C2H6। ओके, तो C2H6 हमारे पास हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा, और n यहाँ पर आया है 2। समझ आया सबको। तो इस टाइप से हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे एंड देन उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। ओके, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के इस टाइप से टेबल बनाएंगे एंड उससे एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे, फिर उसके बाद n निकालेंगे, n निकालने के बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। An organic compound contain कार्बन का परसेंटेज ले लेते हैं, 40.67, contains 40.67% कार्बन। हाइड्रोजन लेते हैं 5.08% हाइड्रोजन एंड रेस्ट ऑक्सीजन। डिटरमाइन its molecular formula if
वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज 59। वेपर डेंसिटी हमें 59 दिया है। 40.67% कार्बन है, 5.08% हाइड्रोजन है, बाकी ऑक्सीजन है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। यस प्रियस, करेक्ट है। सोना करेक्ट है। सिर्फ मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालना भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है।
मी का करेक्ट है, मृदुल करेक्ट है, अक्षत करेक्ट है, राहुल करेक्ट है, यस यस नाउ इट इज करेक्ट, वृष्टि करेक्ट है, एकांशी करेक्ट है, तो चलो करा देते, काफी लोगों का आ गया आंसर। तो देखो हमारे पास 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तीनों का परसेंटेज, तो कार्बन का परसेंटेज है 40.67, हाइड्रोजन का परसेंटेज है 5.08 एंड बचा हुआ परसेंटेज होगा ऑक्सीजन का, कितना होगा 54 पॉइंट, कितना आएगा 54.25। ओके, नाउ एटॉमिक मास इसका 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। नाउ परसेंटेज आ गया, डिवाइड करेंगे 12 से तो कितना है, दिस इज 3.33, दैट इज 5.08 बाय 1, 5.08 है ना, एंड ये 54.25 कितना है, 54.25 बाय 16, एक मिनट, 40.67 बाय 12 आया, 3.39 आ रहा है, सॉरी, दिस इज 3.39 and 54.25 by 16 is also 3.39. Now लिस्ट वैल्यू कौन सा है, 3.39 है, तो उससे डिवाइड कर देंगे, तो दिस इज 1, 5.08 divided by 3.39, that is 1.5, and this is 3.39 by 3.39,
1। तो अभी देखो ये सिंपलेस्ट रेशियो आ गया बट होल नंबर रेशियो नहीं। होल नंबर रेशियो बनाने के लिए क्या करें? होल नंबर रेशियो बनाने के लिए क्या करें? मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे। सो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो इट इज 2, इट इज 3, इट इज 2। ओके, सो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आया? एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया C2H3O2। ओके, सो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या हुआ? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज 59। ओके, 59 आ रहा है ना? 24 + 3 + 32 दैट इज 59। अच्छा, मोलार मास क्या है यार? वेपर डेंसिटी जो है, वेपर डेंसिटी 59 दिया है, तो मोलार मास क्या होगा? इट इज 2 टाइम्स ऑफ 59 दैट इज 118। ओके, सो मोलार मास जो है 118 आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम n निकालेंगे तो n क्या आएगा? 118 डिवाइड बाय 59 दैट इज 2। सो n की वैल्यू 2 आ गई, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ दिस ना, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C4H6O4। क्लियर है? तो C4H6O4 हमारे पास हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, तो ये हो गया हमारे पास एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं अगर परसेंटेज वगैरह दिया है तो। नाउ होमवर्क नोट कर लो। तो होमवर्क में फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 41 टू, ऑब्वियसली 42 लास्ट टाइम हम दे दिए हैं, 41 टू 47। ओके, 41 टू 47 जो है होमवर्क रहेगा, 42 ऑलरेडी लास्ट टाइम हम दे दिए। तो ये आज का होमवर्क है, यहीं पे हम लेक्चर फिनिश करेंगे। बाय, टेक केयर। That sir, can vapor density also be molecular weight of gas by 2 instead of? Yes, that's because molecular weight और molar weight जो है दोनों का वैल्यू सेम ही रहेगा ना। molecular weight एंड मोलार मास दोनों का वैल्यू सेम ही होता है। ओके, तो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। बाय।